जय हिंद बच्चों। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर यूपीएससी एग्जाम में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा बढ़िया रहेगा या ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम कैसे चूज करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो इसके लिए हमें यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है उसे समझना होगा। तो देखें जरा, अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इसके जो है 3 स्टेजेस हैं, आप लोग जानते हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में जो है आपको 2 पेपर आपके होते हैं, एक जीएस और एक सीसेट। तो ये दोनों कंपलसरी हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चूज नहीं करना। राइट। तो मेंस एग्जाम में जब हम आते हैं वहाँ पर ऑप्शनल की जो समस्या जो है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज के पेपर्स हैं। उसमें एक तो कंपलसरी है जो कि इंग्लिश है, दूसरा जो है वो क्या है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है। राइट। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका कि एक एसए का पेपर है। उसके अलावा जो है जीएस के जो है 4 पेपर हैं और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। तो यूपीएससी ने जो है 45 से ऊपर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, उसके 2 पेपर होते हैं। तो ध्यान दें, सब्जेक्ट एक है और उसके 2 पेपर हैं। तो इन्हें ऑप्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शन दे रखा है, तो उस ऑप्शन में से आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पड़ा। यूपीएससी ने जो है आपको विकल्प दे रखा है, तो जिस विकल्प को आप चुनते हैं वो विषय क्या कहलाता है, वैकल्पिक विषय कहलाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर जो है आपकी जो है फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। राइट। अब जरा देखें, जब हमने यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को देखा है तो मोटा मोटी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कंपलसरी पेपर जिसमें जीएस है, ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश पेपर है, एसए है और सीसेट है। राइट। फिर हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो इसमें क्या है, एक आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8th शेड्यूल है। ठीक है, इसमें से आपको जो है 22 लैंग्वेजेस दे रखे हैं और 22 लैंग्वेजेस में से आपको जो है एक लैंग्वेज चूज करना होता है। तो इसलिए ये भी जो है एक ऑप्शन है। लोग इसकी बात नहीं करते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जो है क्या करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज पेपर में से किसी एक पेपर में भी फेल हो जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट के पेपर आपके चेक ही नहीं होंगे। तो प्लीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ जो है अपने इस लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। फिर क्या है आपका कि मेंस में जो है आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या है आपके कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट फिर क्या हुआ। मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जहां यूपीएससी जो है हमें काफ़ी सारे विकल्प देता है, काफ़ी सारे ऑप्शन देता है, उसमें से जिस सब्जेक्ट को हम चूज करते हैं उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। और ये जीएस की तरह कंपलसरी नेचर का नहीं होता है, क्योंकि आपको चूज करना है। राइट। अब इस एग्जाम के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लेवल है वो कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेजुएशन का जो लेवल है उससे ये थोड़ा ऊपर होता है। ग्रेजुएशन में जो हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं तो उसका जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑनर्स लेवल का जो है लेवल जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, लॉ की, ठीक है, तो इन केसेस में, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि इन केसेस में जो है यूपीएससी ने साफ साफ बताया है कि भाई इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो है ग्रेजुएशन लेवल का ही ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान दें कि लॉ जो है वो मतलब कि होती ही जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको 3 साल लगाना पड़ जाता है। वहीं मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल सर्विसेज की बात करूं तो ये 4 साल के होते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही समझ गए आप लोग, क्योंकि ग्रेजुएशन जनरल 3 साल का होता है, तो ये 3 साल से ऊपर के हो गए। तो इसीलिए जो है यूपीएससी ने इस बात का निर्णय लिया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल इन 3 सब्जेक्ट्स का ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले हमारे मन में यह आता है कि यूपीएससी ने जो है इन्हें क्यों इंक्लूड किया, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि अब सारे जीएस के और यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस को हम देखें, सब्जेक्ट्स को देखें, तो इसमें जो है बेसिकली 2 कैटेगरी में आपके आते हैं। कुछ पेपर ऐसे हैं जहां पर लोग इक्वल नहीं है, जैसे जीएस 1, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, राइट, सोशल इश्यूज हैं,
ठीक है। वहीं जो जीएस पेपर 2 है, इसमें क्या है, आपका पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं। तो ये हैं। बात करें जीएस 3 की, तो इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमी के इश्यूज हैं, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इशू हैं, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ जो है एनवायरमेंटल इकोलॉजी के भी इश्यूज आते हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जिसमें कुछ को फायदा होता है, कुछ को फायदा नहीं होता। जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड का है तो उसको जो है जीएस पेपर 1 में फायदा होगा, जो पॉलिटिकल साइंस वाला है उसको पेपर 2 में फायदा होगा, और जो पर्सन जो है इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी के बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से है, तो उसे जीएस 3 में फायदा होगा। तो हमने क्या देखा कि कुछ लोग इक्वल हैं, कुछ लोग इक्वल नहीं, तो इसलिए एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल। लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपका पास कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, उसमें आप इक्वल हैं। जैसे आपका एसए का पेपर, एसए के पेपर में क्या है, सभी इक्वल हैं। जीएस 4 जो जीएस का जो 4 पेपर है जिसे हम एथिक्स का पेपर कहते हैं, तो उसमें भी सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ क्योंकि आप अपनी पसंद से चूज कर रहे हैं तो यहाँ भी जो है सभी इक्वल हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी ने क्या किया, ये कोशिश की है कि एक बैलेंस स्टैब्लिश किया जा सके। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जंगल में जो एक बार कंपटीशन हुआ, ठीक है, तो जंगल में जब कंपटीशन हुआ कि भाई राजा कौन बनेगा, तो ये आपके जो हैं जज हैं और ये कहते हैं कि भाई जो कोई क्या कर सकता है, पेड़ पे चढ़ेगा वो राजा होगा। ठीक है, आप सोच के देखा हाथी कैसे चढ़ेगा, ठीक है, मछली कैसे चढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये फेयर आपका कंपटीशन नहीं है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को इसीलिए लाया गया है ताकि सबको जो है फेयर चांस मिले। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं सिलेक्शन में क्या है, तो अगर आप यूपीएससी का जो है एग्जाम जो होता है तो उसमें जो टॉपर का जो रिजल्ट आता है आप देख सकते हैं, आराम से वो मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें आप टॉपर्स के जो मार्क्स देखेंगे तो जो टोटल मार्क्स वो लेते हैं उसमें जीएस जो है का स्कोर देखेंगे आप तो 45% के आसपास है, ठीक है। आपको पता ही है कि जीएस जो है आपका कितना है, 1000 मार्क्स का होता है। क्यों? क्योंकि 250 मार्क्स का एक पेपर है, 4 पेपर जीएस के हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। तो 1000 मार्क्स में जो टॉपर जो है वो अराउंड 450 के आसपास मार्क्स लाते हैं। कुछ लोग इससे कम लाते हैं, कुछ लोग इससे ज्यादा लाते हैं। तो एवरेज की बात करें तो 45% मार्क्स लाते हैं। लेकिन वहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको तो पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने हैं, एक, लेकिन पेपर कितने हैं, 2। तो 250 मार्क्स के 2 पेपर हो गए, कितने, 500 मार्क्स के। तो इसमें जो है वो करीब करीब जो है 300 यानी 60% के आसपास वो स्कोर कर रहे हैं। कुछ लोग 20-25 नंबर ऊपर, कुछ लोग 20-25 नंबर नीचे लेकर आ रहे हैं। तो एवरेज जो है वो आपका क्या बैठ रहा है, 60% बैठ रहा है। तो यानी कि सिलेक्शन में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल काफी ज्यादा है। अब सवाल एक आ रहा था क्या कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 नंबर लाएं कैसे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दें, सबसे पहली बात है वो ये, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो चाहे जीएस हो, उसमें रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप बार बार करें। तो जो बच्चे जो है एवरेज होते हैं वो 1 से 3 बार करते हैं, लेकिन जो टॉपर हैं उनमें आपने जनरली देखा होगा वो ये बोलते हैं कि 3 से 5 बार, 6 बार, 7 बार जो है उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज किया, उन्होंने जीएस को रिवाइज किया, तब जाकर उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है 300 प्लस नंबर मिले। आंसर राइटिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे ना इस बात को ध्यान नहीं देते, ठीक है। क्यों? मैंने सभी को देखा है, सब पढ़ने पर तो ध्यान देते हैं, लिखने पर ध्यान नहीं देते, राइट। तो यहां पर जो है उस चीज पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रोज आपके जो है 3-3 घंटे के 3-3 आवर्स के जो है पेपर होंगे रोज मेंस में, यानी कि 6 आवर्स आपको लिखना है। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं कि 6 आवर्स आप लिख सकें? तो इसके लिए जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो टॉपर है अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे 400, 500, 600, 700 क्वेश्चन जो है उन्होंने मतलब लिखकर प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है फुल फ्लेज टेस्ट, क्योंकि ये जो है आपको टाइम पर अपना पेपर खत्म करने के बारे में जो पता चलता है वो है जब फुल फ्लेज टेस्ट देते हैं। तो जनरली जो बच्चे जो है 5 to 10 टेस्ट देते हैं फुल फ्लेज, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको 300 से ऊपर नंबर लाने हैं तो कम से कम 20 से 25 जो है पेपर आप लिख कर प्रैक्टिस करें, तब जाकर आपके जो है ये मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब ज्यादातर बच्चों से पूछो कि भाई तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो ये वो रीजन है मोटा मोटी जो बताते हैं कि सर हमने इस वजह से चूज किया। जिसमें सबसे ज्यादा जो है क्या है आपका कि सर प्रीवियस ईयर रिजल्ट,
कुछ लोग बोलते हैं सर जो ट्रेंड है सब्जेक्ट का हम उसके हिसाब से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर जो मेरे फ्रेंड ने बताया हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, कुछ लोग जो कहते हैं हमने अपना इंटरेस्ट देखा, कुछ लोग कहते हैं सर जो जीएस में जिसमें फायदा होता है वो देखा, कुछ लोग कहते हैं जो हमारे सीनियर ने बताया वो, कुछ लोग बताते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं तो जो सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो हम उसको देखते हैं। अच्छा, कुछ और भी हैं वो कहते हैं सर सिलेबस छोटा हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिस सब्जेक्ट की कोचिंग अवेलेबल हो, कुछ लोग बोलते हैं जिस सब्जेक्ट के जो है आपके क्या हो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जिसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो, कुछ लोग बोलते हैं सर जो अपने आप ही हम उसको पढ़ सकें, कुछ लोग बोलते हैं सर वो फैक्चुअल ना हो कॉन्सेप्चुअल हो ताकि हम समझ के जल्दी से लिख सकें, कुछ लोग बोलते हैं सर हम अपना बैकग्राउंड देखते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमारा बैकग्राउंड है वही सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं, कुछ लोग देते हैं सर हम ऐसा सब्जेक्ट चाहते हैं जो कि क्या हो स्टैटिक हो, उसमें करंट अफेयर से जो है वो ऐड ना होता हो, कुछ लोग किसी और ने मुझे एडवाइस दे दिया तो हमने जो है वो सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग ये रीजन हैं, ठीक है। आप इतने सारे रीजन है, तो अब अगला सवाल आता है सर सब्जेक्ट चूज कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूज कैसे करें के साथ साथ ये भी डिसाइड करना है कि चूज कब करें। तो कुछ लोग तो होते हैं वो कहते हैं सर जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है करेंगे कोई बात नहीं, पहले जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, जब तुम्हें जीएस समझ में आ जाए उसके बाद देखेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तब डाल देंगे। तो देखिए ना तो जल्दबाजी मचानी है और ना ही बहुत डिले करना है, हमें क्या करना है कि मिडिल पाथ लेना है, क्योंकि समझदार लोग जो है मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं। तो जरा देखिए कैसे, देखिए प्री कंसीव नोशन से भी सब्जेक्ट को चूज करना ये अच्छी बात नहीं है, और सब्जेक्ट को पहले हम पढ़ के देखें। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम जीएस पढ़ के देखो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, उसके बाद जाकर जो है एक कंक्लूजन पर पहुंचो। देखिए ये भी तरीका सही नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़े से आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, बहुत ठीक है, ठीक है, आपने पेपर को एनालाइज किया और उसके बाद आप एक डिसीजन ले लें, ठीक है। तो ना तो बहुत जल्दी लें ना बहुत लेट लें, क्योंकि अगर आपने जो है बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया तो वो भी कोई फायदा नहीं, ठीक है, और बहुत जल्दी लिया फिर बाद में पछताना पड़े वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मिडिल पाथ को करें, जिसमें आप जो है क्या करें, आप जो है सिलेबस को देखें, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, ठीक है। तो इससे जो है आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मुझे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है चूज करना चाहिए, ठीक है। वैसे एक सक्सेस सूत्र तो ये है कि वो सब्जेक्ट लो, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो जीएस का सिलेबस, किसका सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज के सिलेबस के जो जितना ज्यादा करीब होगा वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लेवल है वो ऑनर्स लेवल का है, ठीक है, और ऑनर्स लेवल जो है कितने साल का होता है, 3 इयर्स का होता है, ठीक है, और अगर मेडिकल साइंस और इन सब की बात करें तो 4 इयर्स का होता है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि आपको 3 साल में मोटा मोटी आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है 3 से 6 महीने के बीच में। तो ये काम आप कब कर पाएंगे कि 3 से 6 महीने में 3 से 4 साल का सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो वो तब हो सकता है कि जब आप जीएस भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट जो है क्या हो गया, कॉमन टॉपिक्स ज्यादा हो गए। कॉमन टॉपिक्स होने की वजह से आप जो है इसको 3 से 6 महीने में आराम से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब सोच के देखिए, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो जीएस से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, और प्लस वो आपको जो 3 से 4 साल का सिलेबस जो है इसी 6 महीने में 8 महीने में खत्म करना है, तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सक्सेस सूत्र है कि वो सब्जेक्ट लें जो जीएस के साथ क्या हो, ज्यादा कॉमन हो। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में ना लोगों की बायसनेस भी मैंने बहुत ज्यादा देखी है। तो चलिए एक एक करके इन बायसनेस को देखें। सबसे पहला है पर्सनल। पर्सनल क्या है कि हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने टाइम में एग्जाम दिया होता है और उनको सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस नहीं मिलने के 50 कारण हो सकते हैं कि उनको क्यों सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो सारा ठीकरा कहां फोड़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, कि देखो मैंने ये एग्जाम दिया था, मैंने ये सब्जेक्ट लिया और मेरी सक्सेस नहीं मिली, इसलिए तुम ये सब्जेक्ट बिल्कुल मत लो। तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायसनेस। ये क्या है कि मान लो कोई XYZ इंस्टीट्यूट है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब कोई भी उनके पास जाएगा तो सभी को बोले कि यही सब्जेक्ट लो, ठीक है, और बिना लॉजिक के। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि आप जब सब्जेक्ट को चूज करें, कोई आपको अगर सलाह दे रहा है तो उसके बायसनेस का लेवल भी देखें कि भाई ये क्यों कह रहा है, ठीक है। अगर वो अपनी पर्सनल बायसनेस की वजह से कह रहा है, आप बचो ऐसे लोगों से। अगर वो इंस्टीट्यूशनल बायसनेस है कि क्योंकि उनके पास ये सब्जेक्ट है, वो कह रहे हैं कि आप मतलब कि वही सब्जेक्ट लो, तो आप ऐसी चीजों से भी बचें,
ठीक है। और कुछ लोग और होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनके किसी के मामा जी ने या किसी के चाचा जी ने या किसी के कजन ने कोई सब्जेक्ट लिया था, या उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि ये सब्जेक्ट अच्छा है। अब बिना उसको एनालाइज किए, एनालाइज किससे करना है, मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर जो है एनालाइज करना है। बिना एनालाइज किए जो है वो एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो हमें ऐसे बायस लोगों से भी बचना है। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन जैसी। कि जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूरत को वो वैसे ही देखता है। तो ऐसे ही जिसका जैसा अपना एक्सपीरियंस होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको वैसे ही बताता है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बायस्ड होकर डिसीजन ना लें। आप कैसे डिसीजन लें, सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है एनालाइज करके जो है डिसीजन लें, और जो जीएस के सबसे करीब हो, ठीक है, जिसके कॉमन टॉपिक हो। क्योंकि आपको जो है 3 से 4 साल का सिलेबस जो है वो आपको जो है 6 महीने के अंदर खत्म करना है। तो ये तभी हो सकता है कि जब काम बढ़ जाए हमारा। ये कॉमन सेंस है, इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जरा देखें कि क्या स्टेप्स हैं सब्जेक्ट को डिसाइड करने का, ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने के क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसे फिल्टर कैसे करें। तो आप लिस्ट को देखें, उसमें आप टिक करें क्या कि भाई कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं, कौन से जिसमें बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है। जो मैंने आपको तरीके बताए थे कि वो जो रीजन होते हैं कि कोई बोलता है स्कोरिंग है, कोई बोलता है एडवाइस करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसके बेस पर आप कुछ सब्जेक्ट फिल्टर कर लें, फिर उसको जो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से जो है उसको इवेल्युएट करें कि भाई कौन सा जो सब्जेक्ट जो है वो मतलब कि मैं कर सकता हूं या मेरे जीएस सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा है, और उसके बाद जो बेस्ट सब्जेक्ट हो उसको चूज करें। समझे नहीं समझे। ऐसा करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, मैंने पहले बोला उस सब्जेक्ट को हाई प्रायोरिटी पे दे जो जीएस का सिलेबस जो है कॉमन हो। उस सब्जेक्ट को हाई प्रायोरिटी दे जिसके स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आप सोच के देखो, आप उसको सब्जेक्ट को चूज कर लें तो आपको जब मटेरियल नहीं मिलेगा तो पढ़ोगे क्या। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप मतलब कि प्रायोरिटी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जैसे उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उस सब्जेक्ट में आपको बैकग्राउंड है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है 50-50, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि भाई किस सिलेबस का शॉर्ट सिलेबस है। ये बिल्कुल मिथ है। कोई किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस शॉर्ट नहीं होता, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्योंकि यूपीएससी ने क्या कर रखा है, सभी सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट बराबर रखा है। 19-20 का अंतर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर रखा है। ठीक है। और इसके अलावा वो स्केलिंग कर देता है। स्केलिंग क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में कोई अनड्यू एडवांटेज है तो उसके मार्क्स वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसके अलावा ये मत देखो पास रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि सपोज करो, अब ये बड़ी कमाल की बात है, मान लो 5 बच्चे हैं ABCD, ठीक है, और E, ये 5 बच्चे हैं। इन 5 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है। अब जब इन 5 बच्चों ने एग्जाम दिया तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लो कि ये सारे साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, मान लो कि इनके टाइम पर जो है पेपर जो है इजी आ जाए, मान लो कि इनके टाइम पर जो है मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो है इनके हिसाब से आ गया। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कितने बोलूं वो सब कम है। ठीक है। अब ये लोग जो है सपोज करो कि पास हो गए किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, 1 सब्जेक्ट से ये पास हो गए। अब आप सोचोगे कि भाई क्योंकि ये सारे इससे पास हुए तो मैं भी यही ले लूं, तो ये कोई मतलब साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जो है ये सारी बातें होंगी, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए पास रिकॉर्ड या स्कोरिंग जो है इसको देखकर डिसाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। अब सपोज करो कि मैक्सिमम बच्चों ने तमिल लिटरेचर से सक्सेस हासिल की, तो क्या आप जिसका तमिल लिटरेचर को लेना देना नहीं है आप तमिल ले लोगे? नहीं ले सकते ना, चाहे रिकॉर्ड कैसा भी हो। तो क्या हो गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि तमिल के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप तमिल जो मतलब बैकग्राउंड के नहीं है तो समझे नहीं समझे। तो पास रिकॉर्ड जो है ये कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के लिए, पहले जो प्लेयर आते थे वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास यहां से आते थे। लेकिन फिर आप देखो कि धोनी जो है कहां से आए, झारखंड से आए। ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो फिर तो धोनी को आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो मतलब कि ट्रेंड से हटकर काम करते हैं। एनीवे, अब इन सब्जेक्ट की लिस्ट है, ये जरा देखें। तो मैंने लिस्ट को जो है मोटी मोटी जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो सोशल साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस वाले हैं, जो लैंग्वेजेस के हैं, और कुछ जो आपके प्रोफेशनल हैं उस पर भी है। ठीक है। तो आप इसमें से क्या करें, टिक कर सकते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर करने में आपको आसानी मिलेगी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर। ठीक है। तो ये कुछ आपके जो हैं आपके क्या है मतलब हॉट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें जनरली बच्चे लेते हैं। ठीक है। तो अब इनमें से हम कौन सा लें? ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला जीएस को देखें, तो लिटरेचर को देखें। तो लिटरेचर की प्रॉब्लम क्या है, वो जीएस से कहीं कोई उसका लेना देना नहीं है, हमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही जीएस। क्लियर है कि नहीं? फिर हम देखें एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी यही है, चाहे जितना पॉपुलर हो, पर जीएस के साथ कहीं कोई उसका लेना देना नहीं है।
बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी यस जीएस प्रीलिम्स में तो हमें हेल्प कर रही है, ठीक है, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में हेल्प कर रही है, लेकिन जीएस 2 में मेंस बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, जीएस 3 में थोड़ा हेल्प कर रही है, जीएस 4 में हेल्प नहीं कर रही, एसए में हेल्प नहीं कर रही, इंटरव्यू में फिर थोड़ा सा हेल्प कर रही है। सोशियोलॉजी की बात करें तो ये प्रीलिम्स में आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, मेंस के फर्स्ट पेपर में कर रही है, सेकंड में थोड़ा करती है, थर्ड में नहीं कर रही, फोर्थ में नहीं कर रही, एसए में अगर सोशल इश्यूज आ जाए तो मजा आ जाता है और जनरली आ भी जाता है, ठीक है, और इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। हिस्ट्री की बात करें, जीएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में भी हेल्प करती है, सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशन में भी हेल्प करती है, थर्ड में फिर हेल्प नहीं करती, फोर्थ में ये हेल्प नहीं करती, लेकिन और एसए में भी जो है ये हेल्प नहीं करती या बहुत ही कम करती है। क्यों? क्योंकि देखिए कम क्यों करती है, क्योंकि आप कोई किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखें तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल देना होता है, तो जनरली आप हिस्ट्री से कोट करके आप दे सकते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प करती है, डायरेक्टली हेल्प नहीं करती, राइट, और फिर इंटरव्यू में हेल्प करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जीएस प्रीलिम्स में जो पॉलिटी के टॉपिक है वो हेल्प करती है, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में हेल्प नहीं करती, सेकंड पेपर में हेल्प करती है, ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा जो है वो जहां इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, वो हेल्प नहीं करती, ठीक है, जीएस मेंस के थर्ड पेपर में हेल्प नहीं करती, फोर्थ में थोड़ा हेल्प करती है, एसए में हेल्प नहीं करती और इंटरव्यू में हेल्प करती है। एक आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो जीएस प्रीलिम्स में भी हेल्प कर रहा है, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में कर रहा है, सेकंड पेपर में भी कर रहा है, थर्ड में भी कर रहा है, फोर्थ में भी कर रहा है, एसए में भी कर रहा है, इंटरव्यू में कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो जीएस के साथ हमारी ज्यादा हेल्प करे। लेकिन बच्चों में एक टेंडेंसी मैंने देखी है, क्या देखी है, कि कई बार पहले साल जो है कोई और ऑप्शन लेते हैं, दूसरे साल कोई और लेते हैं, तीसरे साल कोई और लेते हैं, तो उन बच्चों को देख कर ना मुझे महाराजा रंजीत सिंह की एक स्टोरी याद आ जाती है। क्या था कि महाराजा रंजीत सिंह जो आपको पता है कि पंजाब के जो हैं बहुत ही महान शासक थे, तो उनके टाइम पर एक चोर था और ये चोर ऐसे चोरी करता था कि कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता था, कहीं कोई एविडेंस नहीं छोड़ता था। बड़ी मुश्किल से चोर ये पकड़ा गया। रंजीत सिंह ने सोचा कि इस चोर को सबक सिखाना, सिर्फ सजा नहीं देनी, इसको सबक भी सिखाना, ठीक है। तो उन्होंने चोर को बोला, भाई देख चोर भाई, ऐसा है कि तेरे पास ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो तू 100 जूते खा, या 100 प्याज खा, या फिर जो है 100 घंटे के लिए जो है पानी में खड़ा हो, लेकिन पट्टी बांध कर, ठंडे पानी में। चोर चतुर था, उसने कहा सर ऐसा है, मैं 100 प्याज खा लूंगा। उसने जैसे ही 1 प्याज खाए, 2 प्याज खाए, 3 प्याज खाए, उसके बाद जो है उसकी हालत खराब होने लगी। उसने कहा सर ऐसा है, मैं क्या करूंगा कि ठंडे पानी में जो है मैं खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है जी। तो ठंडे पानी में जैसे ही खड़ा हुआ, 1-2 घंटे के बाद इतनी ठंड लगी और पूरे मतलब खाली बदन खड़ा होना था, नंगे बदन खड़ा होना था, ठीक है। उसकी हालत खराब हो गई, सर ऐसा है, मैं 100 जूते खा लूंगा। जैसे उसे 10 जूते खाए, उसका हालत खराब, कहता सर ऐसा है, मैं 100 प्याज खा लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद, सर मैं पानी पे खड़ा हो जाऊंगा। फिर कहता महाराज मैं जूते खा लूंगा। इस तरीके से क्या हुआ, उसने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए और 100 घंटे जो है वो पानी में भी खड़ा रहा। तो ऐसे कुछ लोग हमें अपने आसपास मिल जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर जो है, ठीक है, ए ऑप्शनल लिया, सेकंड ईयर में जो है बी ऑप्शनल लिया, जब थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उन्होंने सी ऑप्शनल लिया, फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो उन्होंने जो है डी ऑप्शनल लिया, फिफ्थ अटेम्प्ट दिया तो ई ऑप्शनल लिया, सिक्स्थ दिया तो एफ। और ऐसे लोग मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में उनको जानकारी काफ़ी हो जाती है, और ऐसे लोगों को यूपीएससी एग्जाम के जो एनवायरनमेंट है या जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि भैया ये क्या हो चुका है, बाबा हो चुका है। क्यों? इसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। क्यों? क्योंकि इसने जो है क्या किया, वही जो चोर था ना, उसकी जैसी इनकी हालत है। हर साल सब्जेक्ट अलग अलग लेकर इन्होंने जो है अपनी इतनी दुर्गति करा लेते हैं कि कहीं भी इनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि स्टबन भी नहीं होना है, ठीक है, कि ये नहीं कि अंगद जी ने तो पांव गाड़ दिया तो गाड़ दिया, अब चाहे हमें सक्सेस मिले ना मिले हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि अगर प्लान ए काम नहीं करता तो हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक मतलब ना यूट्यूब पे मैंने एक सीरीज देखी थी, यूट्यूब, ठीक है, एक आपका ये क्या बोलते हैं इसे, वेब सीरीज देखी। तो इसमें आपने देखा कि ये जो पर्सन, जो कैरेक्टर जो है, ये सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कुछ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रखा होता है, लेकिन इसको एहसास होता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और फिर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है पता नहीं हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ले लेता है और ये पर्सन जो है सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई लोग आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ सीरियल की बात नहीं है, ये सीरीज की बात नहीं है, रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जब प्लान ए काम नहीं करता तो फिर प्लान बी की तरफ सोचते हैं कि अगर एक ऑप्शन से सक्सेस नहीं मिल रही, उसमें अगर हम नहीं कर पा रहे तो सेकंड ऑप्शन या ऑप्शन चेंज करके देखें, क्या पता वहां कुछ मिल जाए। लेकिन ध्यान रखें, बेशक चेंज करें, लेकिन फिर आपने ऐसा बाबा भी नहीं बनना। तो फिर क्या करना, मिडिल पाथ, कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना, अति हर चीज की बुरी होती है, क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना है आपने।
अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ना मित्र रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, क्या कि सर हमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अरे भाई, मैंने तो पहले ही बताया कि सब्जेक्ट एक चूज करना है और उसके जो है 2 पेपर होंगे। लेकिन उनको क्या लगता है कि 2 सब्जेक्ट चूज करने, नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखें इस बात को। 2013 से पहले ऐसा होता था कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और उसके जो है 2-2 पेपर होते थे, यानी कि 4 ऑप्शनल पेपर हो जाते थे टोटल। ठीक है, लेकिन अब क्या है, 2 ऑप्शनल पेपर हैं, सब्जेक्ट एक है, एक है और उसके 2 पेपर हैं। ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, अलग अलग जो एग्जाम करवाने वाले जो कमीशंस हैं, ठीक है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो है अलग अलग बातें हैं। जैसे अगर आप हरियाणा पीसीएस देते हैं तो वहां पर कहते हैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी देखते हैं तो वहां पर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और राजस्थान पीसीएस देखते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस देखते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस देखते हैं तो वहां पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ही नहीं है। और ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या वहां पे सिचुएशन है। ठीक है, फिर दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि सर लिटरेचर सब्जेक्ट जो है उनको ही लेना होगा जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लिटरेचर लेते हैं तो आपका उसमें जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी ध्यान दें। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि जो आप लिटरेचर लेंगे, जैसे आपने जो है अगर गुजराती लिया तो फिर आपको स्क्रिप्ट भी गुजराती लेनी पड़ेगी, एसमीज लिया तो स्क्रिप्ट भी आपको एसमीज लेनी पड़ेगी। अगर आपने जो है क्या लिया, मराठी लिया तो वहां पर फिर देवनागरी है, हिंदी लिया वहां पर फिर देवनागरी है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ध्यान रखें। लेकिन ग्रेजुएशन वाली बात जो है वो बिल्कुल मिथ है, इसको अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। फिर एक और है वो ये कि अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट तो जो है यूपीएससी हटाने वाला है। एक्चुअली ये बात क्यों कह रहे हैं, तो एक आपके जो है बासवन कमेटी, मतलब कि बीएस बासवन साहब जो हैं, ये 1967 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, एमपी या छत्तीसगढ़ काडर के हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने ये कहा, क्या कहा कि जी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दो, जो एग्जाम देने की जो मैक्सिमम एज है वो 26 रखो, अभी 32 है जनरल के लिए, और जो एग्जाम का जो वो है क्या बोलते हैं इसे, अटेम्प्ट्स हैं, वो भी कम कर दो। अरे भाई, ये रिपोर्ट कमेटी ने दी है। ठीक है, कब दी है, 2019 में दी है। और आपने देखा है कि जनरली अगर मैं पिछले ट्रेंड को एनालाइज करूं तो एक कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसको आने में 10 से 12 साल इंप्लीमेंट होने में लग जाते हैं, या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपने जो है किसी न्यूज पे ध्यान नहीं देना, तो किस पे ध्यान देना है, वो है यूपीएससी पे। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उस पे आप लोग खाली ध्यान दें। जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकले और वो कहे कि हाँ जी ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो गया है या ज्यादा हो गया या क्या हो गया है, ठीक है, आप सिर्फ ने उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। ठीक, किसी की सुनी सुनाई बात पर डिसीजन, मेरी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। आपने सिर्फ यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर ध्यान देना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो जिस साल वो कहें उस साल आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन की बात को मानते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी बंद कर देनी है। लेकिन जब तक यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं कहता तब तक आपने जो है किसी की नहीं सुननी। ठीक है, कमेटियां आती हैं और रिपोर्ट देती हैं, सरकार की मर्जी है उसे माने या ना माने या कब माने। क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए आप जो है ये क्या बोल अफवाहों के बाजार पे जो है ध्यान ना दें। ठीक है, एक और मिथ है जी, वो ये कि जी हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लेना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, रुचि हो। अब देखिए, बात तो सुनने में तो सही लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात यह है ये इंटरेस्ट है क्या। क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट वर्ड को देखता हूं तो एक इंटरेस्ट का मतलब होता है हित या कल्याण, और एक इंटरेस्ट का मतलब होता है शौक या दिलचस्पी। तो शौक या दिलचस्पी का रिलेशन जो हमारे दिल से होता है, और हित जो होता है उसका रिलेशन हमारे दिमाग से होता है। तो मतलब कि आपने सुना होगा नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज अच्छी है। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए, अपने इस शौक या दिलचस्पी के लिए जो है ना आपके पास पूरी उम्र पड़ी है। ठीक है, अभी आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, वो क्या है कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें। क्लियर है कि नहीं। अगर मेरा हित ये है, ये मेरा जो भला इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो मुझे पढ़ना होगा। अगर मैं रियली आईएएस बनना चाहता हूं, सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं। हाँ, अगर मैं सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहता तो ठीक है, फिर तो अपने शौक पे ध्यान दो, क्या दिक्कत है। फिर क्या जरूरत है फिर टाइम से उठने की, क्या जरूरत है न्यूज़पेपर जैसे बोरिंग चीजों को पढ़ने की, क्या जरूरत है करंट अफेयर की चीजों को जो है एनालाइज करने की, क्या जरूरत है आंसर राइटिंग करने की। जी आपका शौक नहीं है तो फिर आपका गोल भी चेंज हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गोल है, और गोल को पूरा करने के लिए जो है आपको हित पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट सब्जेक्ट ये बड़ा सब्जेक्टिव है।
ठीक है, बट मैं बार बार कहूंगा कि जब भी कभी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो शौक और हित में से किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? तो वो हित का पलड़ा भारी होना चाहिए, शौक का नहीं। इस बात को ध्यान रखें। क्यों मैं फिर बोल रहा हूं कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसका लेवल ग्रेजुएशन से जो है ऊपर होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे होता है, राइट? तो आपको जो है 3 से 4 साल का सिलेबस जो है 4 से 6 महीने में जो है पूरा करना है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपका हित किस में है ये देखें आप इस बात को। तो आपका हित जो है वो क्या है? इस एग्जाम को क्रैक करने में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझेंगे? देन आगे बढ़े। अब जरा ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर हम और समझना चाहते हैं कि हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो जो टॉपर्स हैं उनके बैकग्राउंड को देखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो जरा देखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो टॉपर हैं उन्होंने कौन से लिए और उनका बैकग्राउंड कौन सा था। तो 2015 में टीना डाबी ने जो है इस एग्जाम की टॉपर थी और उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का था और ऑप्शनल भी उनका क्या था? पॉलिटिकल साइंस था। 2016 में नंदनी थी, ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का है, लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट के लिया था कन्नड़ लिटरेचर। 2017 में जो है आपके जो है कौन थे? अनुदीप थे और अनुदीप का जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का था, लेकिन सब्जेक्ट लिया था उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी। फिर 2018 में आ जाते हैं जी, कनिष्क जो है वो टॉपर थे, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स। फिर 2019 में आ जाते हैं प्रदीप सिंह, इनका जो बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का था, सब्जेक्ट क्या लिया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2020 में आ जाते हैं शुभम कुमार, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का, सब्जेक्ट क्या लिया? एंथ्रोपोलॉजी। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि एक तो ये कि अगर हर सब जो हम टॉपर देखते हैं, किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया, कभी कन्नड़ लिया, कभी एंथ्रोपोलॉजी लिया, कभी मैथ्स लिया, कभी पब्लिक लिया, कभी एंथ्रो लिया, पीछे देखेंगे तो और भी होंगे और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो है बैकग्राउंड की। कि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेकर टॉपर बन रहे हैं। तो हमें इस चीज को भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट हैं, तो इंजीनियरिंग के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ यही 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है। लेकिन इंजीनियरिंग तो अलग अलग उससे होती है, फील्ड्स में होती है। तो वो कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो क्या करते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट ले लेते हैं और वो इस एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं। दूसरा क्या है? इस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो सिलेबस है काफी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो उसे करना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं उसे आप जो है 6 महीने के आसपास में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऑप्शंस के लिए जो है जो कोचिंग जो है वो भी बहुत ही कम अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी कम अवेलेबल है। लेकिन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसकी कोचिंग भी बहुत सारी अवेलेबल है और स्टडी मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है। तो इसीलिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट अलग अलग चूज करते हैं। कोई मैथ चूज रहा है, कभी पब्लिक चूज कर रहे हैं, कभी एंथ्रो चूज कर रहे हैं, ठीक है, कभी कन्नड़ लिटरेचर, कभी एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए मैं फिर बार बार बोलता हूं, चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लें, ऐसे नहीं किसी के कहने पर ले। तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट क्या है? तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट देखें तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक है, लिटरेचर है, एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर है। तब इनमें से हम कौन सा चूज करें? देखिए हम कैसे चूज करें वो तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन क्या हमेशा हम ऐसे ही देखना चाहिए जो जीएस के साथ आपका जो है सबसे ज्यादा मिलता हो, जिसका सिलेबस कॉमन हो वही ले? कुछ एक्सेप्शन नहीं क्या? हाँ जी बिल्कुल है। सपोज कीजिए आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर ब्लास्टर हैं, लाइक आप इकोनॉमिक्स में आप जो है सपोज लेते हैं अमर्त्य सेन जैसे ले आपकी है, या मैथमेटिक्स आप ले रहे हैं रामानुजम जैसे आपकी उसमें आपका कंट्रोल है, या फिलॉसफी आप ले लेते हैं, ठीक है, एस राधाकृष्णन जैसे आपकी है, या साइंस का कुछ लेते हैं मैडम क्यूरी की तरह है, या एग्रीकल्चर जो साइंस है वो भी कई लोग लेते हैं, उसमें काफी स्कोरिंग आपका वो है, कुछ लोग लेते हैं, कई लोग तो नहीं लेते, कुछ लोग लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग जैसे हैं, ठीक है, या आप आइंस्टाइन जैसे हैं। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में, देखिए मैं अतिशोक्ति हो गई, ठीक है, इन लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे से कंफर्टेबल हैं तो फिर आप किसी की ना सुने, फिर आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसमें इतने कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मास्टर ब्लास्टर लाइक सचिन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। या कई बार क्या होता है, लिटरेचर, मतलब ये लिटरेचर सब्जेक्ट के में कई बार कुछ लोग जो स्कोर करते हैं वो सुपरनोवा की तरह होता है, ठीक है, ऐसा स्कोर कर देते हैं कि लोगों का दिमाग एक बार तो वो घूम जाता है कि ये क्या हुआ, ठीक है। जैसे ये सबसे ज्यादा क्यों होता है, इसको भी समझना होगा, क्योंकि एक तो लिटरेचर सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, इसमें किसी अपडेट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और कई बार देखने को मिला है कि जबरदस्त स्कोर कर जाते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला आपको, अब तमिल लिटरेचर में किसी को जो है 350 मार्क्स मिल गए तो अब उसके बेस पर आप तमिल लिटरेचर नहीं ले सकते, इस बात को आप समझें,
ठीक है। अल्टीमेटली सब्जेक्ट लेते वक्त जो है आप एक्सेप्शनल चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते, सब्जेक्ट को डिसाइड करते वक्त जो है आप बहुत सारे जो कॉमन फैक्टर हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है ये भी कि हम साइंस सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान बी में वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस का है, ठीक है, और अगर वो साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, भी फायदा होता है, क्योंकि वहां पर वो साइंस सब्जेक्ट लेकर जो है इस चीज को कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से डावाडोल हैं, ठीक है, तो फिर आप साइंस सब्जेक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारे क्या है आपके जो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है, कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन ट्रेंड नहीं है, इस बात को ध्यान दें, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके सामने सारी चीजें रखूं, कोई भी चीज छूट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब फिर भाई कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बेस्ट क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है, जीएस मेंस में भी हेल्प करता है, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में भी तो सब्जेक्ट ही है। तो अगर आप इस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस को नहीं लेते, सपोज करो आपने नहीं लिया, तो भी ये सारे के सारे पॉलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम स्ट्रगल, कंपेटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, थिंकर्स, इंडियन और वेस्टर्न, और इंटरनल जो सिक्योरिटी है, ये सारे के सारे जो हैं आपको जीएस प्रीलिम्स में पढ़ने पड़ेंगे, मेंस में पढ़ने पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि जब पढ़ना ही है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ो ना, नहीं लोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस क्या होगा, वो एक मास्टर सब्जेक्ट है, मास्टर साइंस है, ये मैं नहीं कहता। एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं और साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट्स के फादर है वो, ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है वो मास्टर सब्जेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जोड़ लेता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सक्सेस की है। क्यों? फिर वही, ये प्रीलिम्स में हेल्प कर रहा है, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में कर रहा है, जीएस मेंस के सेकंड पेपर में कर रहा है, जीएस मेंस के थर्ड पेपर में कर रहा है, जीएस मेंस के फोर्थ पेपर में कर रहा है, एसएस में कर रहा है, इंटरव्यू में कर रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया आपका, सक्सेस की हो गई जी। ये ध्यान रखना है आपने। अब एक नया ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है पॉलिटिकल साइंस की चीजें काफी सारी कॉमन है जीएस के साथ, लेकिन जीएस के लिए हमें अलग तरीके से पढ़ना होता है, ऑप्शनल का आंसर हमें अलग तरीके से लिखना होता है। बात कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर वही कुछ हद तक। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया ट्रेंड क्या आ रहा है कि जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। को कैसे? क्योंकि अब वो जमाना गया जब जीएस में ना मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, या 20 या 30 वर्ड्स के जो है आपको आंसर लिखने होते थे, वो जमाना गया। अब क्या है, अब जो जीएस के जो क्वेश्चन है वो 150, 250 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। और क्वेश्चन भी जो है वो कैसे हैं, एनालिटिकल बेस्ड है, उसमें आपको डेप्थ से पढ़ना होता है। नाम जनरल स्टडीज है, लेकिन जनरल स्टडीज से जो है आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन जनरल स्टडीज से पूछे जा रहे हैं उससे काफी इजी क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, और ये मेरे कहने पे ना माने, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई चीज तुम इसलिए मत मानो, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूं या किसी और ने कहा है या किसी किताब में लिखा है। आप तब मानो जब आप खुद भी उस चीज को एनालाइज करो, उसको एक्सपीरियंस करो, तब मानो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सुकरात ने भी यही बात कही, तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे कहने पे ना माने। आप देखें कि जीएस का जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 लाइनों में पूछा जा रहा है, और ऑप्शनल क्वेश्चन 1 लाइन में 2 लाइन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एनालाइज करने की चीजें जीएस में ज्यादा है, ठीक है। वो गाना था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना हम रहे ना तुम, तो यहां जीएस ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल जीएस हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। खासतौर से ये बात मैं पॉलिटिकल साइंस के केस में ज्यादा कह सकता हूं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का फायदा आपको एसए में भी है। अभी 2021 का जो आपका पेपर हुआ मेंस में जो है, अब इसमें आपके सामने जो है ये आपको पता होगा कि एसए में जो है 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हर सेक्शन में 4-4 टॉपिक होते हैं जनरली, ठीक है। और इनमें से आपको एक पे ऐसे लिखना होता है। अब ये जो 4th है आपका, द रियल इज रैशनल, द रैशनल इज रियल, ये पॉलिटिकल साइंस में थिंकर है, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका हीगल, ठीक है, हीगल या हेगल, ठीक है, उनकी ये लाइन है। या फिर आप फिर यहां देखें कि देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर है प्लेटो, जो कि आइडियल गवर्नमेंट की बात करते हैं। वहीं उनके जो डिसाइपल थे कौन, एरिस्टोटल, वो बोलते हैं हमें जो है इस पर ध्यान नहीं, बेस्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बेटर पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस ही डाल देंगे, नहीं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का फायदा क्या है कि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो आपको ऐसे लिखने में आसानी हो जाएगी।
ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में दिया। वैसे मैं चाहता तो आपके सामने जो है GS 1, 2, 3, 4 के पेपर भी रख सकता था, ठीक है, इंटरव्यू की बातें कर सकता था, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। बाकी आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, सिलेबस को देखें और एनालाइज करें। ठीक है, देखिए किसी सब्जेक्ट को मतलब हमें लेना है या नहीं लेना है, तो हमें डिसाइड करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि बैकग्राउंड वालों का कैसा परफॉर्मेंस था और जिनका बैकग्राउंड नहीं था उनका कैसा परफॉर्मेंस था। तो देखिए जरा, जिनका बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें टीना डाबी, आपको नाम पता ही, कितने लिए 299। पूजा रनावत, ठीक है, 258 रैंक आई थी। मार्क्स कितने 319। सोचिए अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 नहीं होता इनके पास तो इनकी रैंक कहां चली जाती। समझे नहीं समझे? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की वजह से जो है इनको मतलब कि काफी सपोर्ट हुआ। फिर है सत्यम गांधी, 2020 में जो है इन्हें कितने मिला, 275 मार्क्स मिला। ये वो बच्चे हैं या वो एस्पिरेंट है जिनका ऑप्शनल का मतलब पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड था। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, इसमें कौन है? इसमें नवनीत मान है, 2019 बैच की, ठीक है, और इनके 295 मार्क्स आए। ठीक है, ऋषभ मंडल है, ठीक है, 325 मार्क्स आए, 58 रैंक आई 2018 में। ठीक है, अमृतपाल कौर है, ठीक है, 319 मार्क्स आए इनके भी, ठीक है, 2018 में। तो आपके लिए अब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जिनका बैकग्राउंड है उनको डेफिनेटली सब्जेक्ट ले जाना चाहिए, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ध्यान दें इस बात को। ठीक है, अब मैं आपको एक जो है इंटरव्यू का जो है आपको मैं वाक्य बताता हूँ। एक बच्चा था, वो गया एग्जाम देने, सॉरी इंटरव्यू के लिए गया, तो उससे पूछा कि भाई आपका तो बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, तो फिर आपने ऑप्शनल क्यों लिया पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो क्या इंजीनियरिंग का है। तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि इंजीनियरिंग पढ़कर मुझे ये बात पता चली कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी काम को आसान करना, किसी काम को आसान करना। नहीं, जैसे हम हाथ वाला पंखा लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, हमारी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फैन जो है चल पड़े तो हमारा काम आसान हो गया। तो कहते हैं सर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं तो इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेके जो है क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है जीएस और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में क्या है, कॉमन है, तो मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है जस्टिफाई करते हैं जब इंटरव्यू में आपसे, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अक्सर ये बच्चे जो है डाउट में रहते हैं, सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, मुझसे पूछा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। तो उन बच्चों के लिए मैंने बताया कि ये जवाब जो है मेरे स्टूडेंट ने दिया था। अच्छा, एक चीज और, वो ये कि सक्सेस आपको मतलब मिली, बड़ी अच्छी बात है, क्या तुक्के में मिली, ठीक है, या वो एक ट्रेंड है, इसको देखें। तो टीना डाबी की हम बात करें, ठीक है, टीना डाबी आपको पता है 2015 में जो है 299 मार्क्स लेकर आती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस को लेकर इतनी आश्वस्त थी कि इन्होंने अपनी सिस्टर रिया डाबी को भी जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करवाया। ठीक है, और 2020 में जो है मतलब कि उन्होंने भी जो है 15 रैंक लेकर आती हैं, और पॉलिटिकल साइंस पे कितना स्कोर किया उन्होंने 281 स्कोर किया। तो ये बात ध्यान देने की है बच्चों कि सक्सेस क्या है आप इससे समझ सकते हैं कि एक पर्सन ने खुद तो उससे हासिल किया, लेकिन साथ में अपने परिवार को भी ये बात बताई। ठीक है, ये कितना ऑब्वियस हो जाता है। वैसे एक बात और ध्यान देने की है, वो ये कि ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्यों हमें जो है मतलब लेना चाहिए, या क्यों हमारी सक्सेस में जो है ये रोल प्ले करता है। तो मुझे एक 1% रूल याद आता है। ठीक है, क्या है ये 1% रूल ये है कि अगर आप रोज अपने आप को 1% इंप्रूव करें तो साल के लास्ट में जो है आप 365 जो परसेंट जो है आप इंप्रूव कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यही काम पॉलिटिकल साइंस का है कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिलेबस जो है वो मिल गया, लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वो जीएस में भी पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आप जीएस के लिए भी पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। आप जो है फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो जीएस में भी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, थिंकर, ठीक है, इंडियन थिंकर, और जैसे कि गांधी जी, बुद्धा, चाणक्य, ठीक है, आप जीएस में भी पढ़ रहे हैं और आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न थिंकर, ठीक है, वो आप दोनों के लिए पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन, कमाल की बात ये है कि प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, कैन यू बिलीव इट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो, अगर आप जीएस के पेपर को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जस्टिस के ऊपर जो है रॉल्स की थ्योरी जो है जीएस 4 में आया हुआ है। ठीक है, प्लेटो की लाइन, एरिस्टोटल की लाइन ऐसे की ऐसी आई हुई है। भगवान बुद्धा, चाणक्य हिस्ट्री में भी आपसे पूछ लेते हैं।
राइट। तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कॉमन है और जीएस का सिलेबस अथाह है, यूपीएससी का सिलेबस अथाह है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए और हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम कैसे अपनी मेहनत को बचाएं और इस 1% रूल को जो है अगर हम रोज अप्लाई करें तो फिर हमारे सक्सेस के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेने के बाद जो है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर वो काम जो है ये कर देता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। मुझे ना इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं रतन टाटा जी की लाइन से। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, ठीक है, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। कहते हैं कि यार मैंने डिसीजन ले तो ज्यादा नहीं सोचता, जब मैंने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद मैं उसे सही करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, ठीक है, वो जो भी हो, XYZ जो भी हो, जब आपने सब्जेक्ट ले लिया तो उसके बाद जो है आप उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें, आंसर राइटिंग करें, फुल फ्लेश टेस्ट दें, आपके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना सोचें, एक बार सोच कर डिसीजन ले लें और फिर उसको सही साबित करके दिखाएं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कोई आपको क्या हो डाउट है, डोंट वरी, नालंदा आईएएस एकेडमी आप लोगों को फ्री काउंसलिंग सेशन जो है अवेलेबल करवाएगा। आप जो है फोन करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और जो हमारे सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो काउंसलर हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको सारी बातें समझाएंगे ताकि आप जो है क्या कर सके, एक सही डिसीजन ले सके। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी एस्पिरेंट्स को वो ये है कि मैंने जो है इस सेशन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और इस सब्जेक्ट को डिसाइड करने के बाद जो है आपकी जर्नी क्या होती है, खत्म नहीं होती, जर्नी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको दिल लगाकर जो है मेहनत करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मन लगा के मेहनत करेंगे और आपको सक्सेस जो है हर हाल में मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।